हेलो स्टूडेंट्स, मैं एम के अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर ABST गवर्नमेंट कॉलेज सांबर लेक। पिछली बार हमने पूंजी संरचना के बारे में अध्ययन किया था और पूंजी संरचना में आपको बताया था कि किसी भी व्यापार की जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उस संस्था की पूंजी में पूंजी किन किन साधनों से प्राप्त की गई है, यानी इक्विटी कैपिटल से कितनी मिली है, प्रेफरेंस कैपिटल से कितनी पूंजी ली गई है, डिबेंचर से कितना लिया है, लॉन्ग टर्म लोन से कितना लिया है। तो वो सारी चीज़ें पूंजी संरचना के अंतर्गत आती हैं। अब इसके बाद आता है कि पूंजी संरचना के सिद्धांत क्या हैं, थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो पूंजी संरचना के जो सिद्धांत हैं वो मुख्य रूप से 4 सिद्धांत बताए गए हैं, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। एक तो इसमें आता है शुद्ध आय का सिद्धांत, और शुद्ध आय की विचारधारा उसको हम कह सकते हैं। एक आता है शुद्ध परिचालन आय का सिद्धांत, एक होता है परंपरागत सिद्धांत, और एक मोदिग्लियानी मिलर सिद्धांत, जिसको हम 2 प्रकार से इसमें कैलकुलेट करेंगे कि यदि निगम कर कॉरपोरेट टैक्स यदि प्रश्न में दिए गए हैं तो किस प्रकार करेंगे, और यदि कॉरपोरेट टैक्स नहीं है तो हम इसको किस प्रकार से निकालेंगे। अब ये जो पूंजी संरचना के सिद्धांत हैं इनके बारे में थोड़ा सा अर्थ हम इसका देख लेते हैं कि पूंजी संरचना के सिद्धांत क्या है। जैसा आपको बताया था कि किसी संस्था के पूंजीकरण में ऋण और समता पूंजी का जो मिश्रण है वो बहुत से कारणों द्वारा प्रभावित होता है, और इस पूंजी संरचना का विश्लेषण करने के लिए ही हमें इसके आधार पर ही हम किसी फर्म का मूल्य ज्ञात करते हैं, वैल्यू ऑफ द फर्म इसके अंतर्गत हम जो है वो ज्ञात करते हैं। और जब वैल्यू ऑफ फर्म हम ज्ञात करते हैं, क्योंकि जब आप किसी संस्था के अंतर्गत पूंजी प्राप्त करते हैं किसी साधन से, तो उसकी फर्म का उस पूंजी को प्राप्त करने से फर्म का मूल्य बढ़ता है या घटता है, ये हमें देखना पड़ेगा। एक तो फर्म की वैल्यू बढ़ेगी तो मार्केट में शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी, फर्म की गुडविल भी बढ़ेगी, और इसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि उस पूंजी को प्राप्त करने के बाद हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो गई। ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको भी हमको ध्यान में रखना है। तो पूंजी संरचना इस प्रकार की हो कि जिससे हमको ये पता चले कि उससे फर्म का मूल्य भी बढ़ेगा और संस्था की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी, उसको न्यूनतम करे, तभी जो फर्म के जो स्वामी हैं, ओनर्स हैं, उनको उसका लाभ मिलेगा, उनको अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। ये तो आप निश्चित रूप से जानते हैं कि फर्म का मूल्य ज़्यादा होगा तो निश्चित रूप से शेयर होल्डर्स को लाभ होगा, फर्म का मूल्य कम होगा तो शेयर होल्डर्स को लाभ कम होगा। तो एक प्रकार से इसको हम ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कह सकते हैं, अनुकूलतम पूंजी संरचना, यानी ऐसी पूंजी संरचना जिसके अंतर्गत फर्म का मूल्य तो ज़्यादा हो जाए उस साधन से पूंजी प्राप्त करने के कारण, और ओवरऑल जो फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, पूंजी की जो लागत है वो कम से कम हो, तो उस पूंजी संरचना को हम उपयुक्त जो है वो मानते हैं। अब इसके कारण इसमें कई विचारधाराएं, जैसा ऊपर हमने जिक्र किया, वो इसके अंतर्गत आती हैं कि किस आधार पर हम पूंजी संरचना का निर्धारण जो है वो करें। तो इसमें एक तो शुद्ध आय का सिद्धांत आता है, नेट इनकम थ्योरी, NI थ्योरी इसको जो है वो कहा जाता है। दूसरा इसमें आता है शुद्ध परिचालन आय का सिद्धांत, नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी। और तीसरा इसमें आता है परंपरागत सिद्धांत, जिसको हम ट्रेडिशनल थ्योरी के नाम से जानते हैं। और चौथा और महत्वपूर्ण इसमें जो आता है मोदिग्लियानी मिलर सिद्धांत, MM थ्योरी इसको जो है वो कहा जाता है। तो इन चारों सिद्धांतों के आधार पर हम संस्था की अर्निंग्स, उसकी पूंजी की लागत और डेट इक्विटी मिक्स, इसको ध्यान में रखते हुए हम इसमें फर्म का मूल्य जो है वो ज्ञात करते हैं। और फर्म के मूल्य के साथ साथ हम ये देखते हैं कि कंपनी की ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कंपनी की कितनी आती है। तो जैसा मैंने बताया कि इन सिद्धांतों का प्रयोग करके हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी कंपनी को जैसे और अधिक पूंजी की आवश्यकता हो और वो पूंजी डेट कैपिटल से लेती है, तो उसकी फर्म की वैल्यू कितनी बढ़ती है या घटती है, और उसकी उस डेट कैपिटल से पैसा, डिबेंचर से पैसा वसूल लेने के कारण ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे क्या प्रभाव पड़ता है। और यदि वो पैसा डेट कैपिटल से या डिबेंचर से नहीं लेकर के, ऋण पूंजी से नहीं लेके यदि इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करती है, इक्विटी शेयर्स इशू करती है, तो फर्म का कुल मूल्य कितना होगा और उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आएगी। तो जहां हमें फ़ायदा लगेगा यदि कंपनी के वैल्यू बढ़ती है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती है, तो ऐसे ही साधन से हमको पूंजी प्राप्त करनी चाहिए।
तो इसके लिए ये अलग अलग विचारधाराएं इसमें बताई गई हैं। आज हम सबसे पहली जो विचारधारा है नेट इनकम थ्योरी अप्रोच, उसके आधार पर उसको हम जो है उसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इस जो नेट इनकम थ्योरी है इसका प्रतिपादन किसने किया था? डेविड डुरांड ने, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो डेविड डुरांड द्वारा इसका जो है प्रतिपादन किया गया था। अब इसमें स्थिर समता पूंजी लागत सिद्धांत भी इसको कहा जाता है, फिक्स्ड इनकम कॉस्ट ऑफ कैपिटल थ्योरी। ये केई शब्द जो है वो केई का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल होता है। और ऋण, चूँकि हम सभी जानते हैं कि डेट कैपिटल हम लेते हैं तो उस पर एक निश्चित हमको ब्याज देना पड़ता है, लेकिन यदि हम समता पूंजी का निर्गमन करते हैं तो हमें कोई लाभांश देने की गारंटी नहीं होती। कंपनी को लाभ हो गया तो लाभांश दे दिया, लाभ नहीं हुआ तो हमने लाभांश नहीं दिया, कंपल्सन उसके अंतर्गत जो नहीं है। तो इसीलिए जो ब्याज दरें हैं वो सामान्यतः लाभांश दरों की तुलना में कम होती हैं। तो और करयोग्य लाभों की गणना में दूसरा फायदा क्या होता है डेट कैपिटल इशू करने से? आपको पता है कि जब हम टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस जब हम बनाते हैं तो उसके अंतर्गत हम जो है वो ब्याज को स्वीकृत खर्चा मानते हैं, अलाउड एक्सपेंडिचर मान करके उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो डेबिट करेंगे तो उससे क्या होगा? प्रॉफिट कम हो जाएगा। दूसरी तरफ इक्विटी शेयर्स पर जो हम लाभांश देते हैं उस लाभांश को हम P&L अकाउंट में डेबिट नहीं करते, वो उसका एप्रोप्रिएशन माना जाता है लाभों का, इसलिए उससे पूंजी के जो वो इसलिए वो महंगा पड़ता है। तो अब ये जो ऋण समता पूंजी का जो उपयोग हम करते हैं, मिक्सर जो होता है, तो इसके आधार पर हमको ये देखना पड़ता है कि कंपनी की पूंजी संरचना में यदि हम ऋणों का उपयोग करेंगे तो उससे पूंजी की समग्र लागत या भारित औसत पूंजी की जो लागत है उसको कितना कम या ज़्यादा करती है, और ऐसा करने से फर्म के बाजार मूल्य में, फर्म के मूल्य में क्या वृद्धि होगी या क्या कमी होगी, उसका भी ध्यान हमको रखना पड़ता है। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एक फर्म अपनी पूंजी संरचना में ऋण पूंजी अनुपात में वृद्धि करके फर्म के मूल्य में वृद्धि कर सकती है और समग्र लागतों में कमी कर सकती है। कारण जैसा अभी आपको बताया कि ऋण पूंजी जो है वो इक्विटी कैपिटल की तुलना में पूंजी प्राप्त करने का सस्ता साधन जो है वो माना जाता है। तो इसलिए अनुकूलतम पूंजी संरचना कौन सी मानेंगे कि जहाँ पर फर्म का कुल मूल्य तो ज़्यादा होगा और लागत न्यूनतम होगी। सीधी सी बात है, हम सभी जानते हैं कि जहाँ हमें फ़ायदा होगा वही चीज़ अनुकूलतम होगी। तो हमारी लागत कम से कम हो पूंजी की और फर्म का मूल्य ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो वो अनुकूलतम पूंजी संरचना कहलाएगी, जिससे फर्म का बाजार में मूल्य भी ज़्यादा होता है। अब ये जो विचारधारा है, ये विचारधारा कुछ मान्यताओं पर आधारित है। वो मान्यताएं क्या है? एक तो ये कि इसमें आयकर का कोई ध्यान नहीं दिया गया है, यानी इनकम टैक्स का, इसमें टैक्स का कोई ध्यान इसमें नहीं दिया गया है। दूसरी बात ये इसमें माना गया है, जैसा अभी ऊपर हमने जिक्र भी किया, कि ऋण पूंजी की लागत हमेशा समता पूंजी की लागत से कम होती है। अब ये एक अजम्पशन है। अब आप कह सकते हैं साहब ऋण पूंजी आजकल सस्ती है, हम तो ऋण पूंजी तो जो है वो सस्ती मिल रही है, समता पूंजी ज़्यादा होती है, लेकिन कई बार समता उल्टा भी हो सकता है। तो ये एक अजम्पशन है जो विचारधारा जिन्होंने ये विचारधारा प्रतिपादित की है डेविड डुरांड ने, तो उसकी मान्यता है। और तीसरी जो वो ये है कि ऋण पूंजी की लागत तथा समता पूंजी की लागत स्थिर रहती है, यानी जितना हमने तय किया उतनी ये लागत जो है वो स्थिर रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऋण समता अनुपात में यदि वृद्धि होती है तो वृद्धि से जो है ऋण अनुपात वृद्धि से लेनदारों और विनियोजकों की दृष्टि से वो फर्म के लिए ज़्यादा रिस्की जो है वो नहीं रहती है, ऐसी मान्यता इसमें ली गई। अब सवाल आता है कि इसकी हम गणना किस प्रकार से करें। इस सिद्धांत के अनुसार हमें दो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, जैसा ऊपर हमने जिक्र किया, एक तो फर्म का मूल्य और एक हमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दो चीज़ें हम इसमें ज्ञात करेंगे। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो फर्म का मूल्य हम निकालते हैं, वैल्यू जो फर्म की निकालते हैं, वो उसका सूत्र ये दे रखा है कि फर्म की वैल्यू क्या होगी, ये होगी S+D। S का मतलब होता है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और D का मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, यानी इक्विटी की मार्केट वैल्यू और डेट की मार्केट वैल्यू जोड़ करके वो फर्म का मूल्य कहलाता है। अब सवाल है कि डेट की वैल्यू तो जो डेट प्रश्न में दे रखा है उतनी आ जाएगी, लेकिन इक्विटी की वैल्यू जो है वो कंपनी की अर्जनों पर निर्भर करती है।
कंपनी की जो अर्निंग्स होती हैं उस पर निर्भर करती है। अर्निंग्स ज़्यादा होंगी तो इक्विटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, अर्निंग्स कम होंगी तो इक्विटी की वैल्यू कम होगी। तो इस एस की गणना हम किस प्रकार से करें? तो इसकी गणना करने के लिए ये सूत्र दिया गया है। इसमें है E/KE। KE का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, जो प्रश्न के अंतर्गत आपको दी हुई होगी। समता पूंजीकरण की दर भी इसको कहा जाता है, समता पूंजी की लागत भी इसको कहा जाता है। इसको इस प्रकार से यदि अर्निंग्स है तो अर्निंग बिफोर टैक्स हम लेंगे, EBT/KE भी कह सकते हैं, या EBIT-I कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हम लेंगे, उसमें से इंटरेस्ट हम घटा देंगे तो वो भी KE का भाग दे करके हम इसमें S ज्ञात कर सकते हैं, इक्विटी का मूल्य हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो हो गया फर्म की वैल्यू ज्ञात करने का तरीका कि S+D, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, इन दोनों को हम इसमें जोड़ करके फर्म का मूल्य जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। अब आता है फर्म की समग्र लागत या पूंजीकरण की दर, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये हम कैसे निकालें? तो ये कैपिटलाइजेशन कैसे निकालेंगे? अर्निंग्स अपॉन वैल्यू ऑफ द फर्म, कि जो कंपनी की अर्निंग्स हैं उन अर्निंग्स में जो ऊपर हमने फर्म की वैल्यू निकाली है कि ये अर्निंग्स कंपनी की इतनी वैल्यू के आधार पर हैं, तो उसका भाग दे करके हम कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट कंपनी की हम जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो EBIT/V, जो वैल्यू ऑफ फर्म हमने निकाला है ऊपर, वो भाग देंगे। तो इस प्रकार से नेट इनकम अप्रोच के आधार पर, शुद्ध आय सिद्धांत के आधार पर हम जो है वो किसी कंपनी की पूंजी संरचना की गणना कर सकते हैं कि इसमें जो अतिरिक्त पूंजी की कंपनी को आवश्यकता होगी वो हम डेट कैपिटल से लें या इक्विटी कैपिटल से। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो प्रबंधक हैं उनको ये निर्णय लेने में ये पूंजी संरचना का सिद्धांत उनकी सहायता करते हैं कि उनको पूंजी कहाँ से प्राप्त करना ज़्यादा लाभदायक रहेगा। अब इसी चीज़ को हम एक उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन दे रखा है कि MK लिमिटेड की संभावित वार्षिक शुद्ध आय 2 लाख रुपए है, EBIT, तथा समता पूंजीकरण की दर 10% है, ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट 10% है। कंपनी के पास 8% वार्षिक ब्याज दर वाले 6 लाख रुपए के ऋण पत्र हैं। 6 लाख के कंपनी की वर्तमान जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें 8% वाले डिबेंचर्स हैं। कोई निगम कर आयकर नहीं है, टैक्स नहीं है। शुद्ध आय सिद्धांत के अनुसार फर्म का कुल मूल्य और पूंजी की समग्र लागत ज्ञात करो। वही जो 2 चीज़ें आपको ऊपर बताई हैं कि एक तो आपको फर्म का मूल्य ज्ञात करना है, वैल्यू ऑफ द फर्म ज्ञात करनी है, और एक ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको ज्ञात करनी है। अब इसमें एक चीज़ और पूछी है कि फर्म के कुल मूल्य तथा पूंजी की समग्र लागत पर क्या प्रभाव होगा यदि, उसी में साथ में, ताकि आपको डिफरेंस जो है वो समझ में आ जाए कि फर्म ऋण पत्रों में 4 लाख की वृद्धि करके इस राशि से समता अंशों को पुनः क्रय करने का निश्चय करती है। यानी फर्म क्या करेगी, 6 लाख के डिबेंचर तो ऑलरेडी हैं फर्म के पास में, और अब का फर्म जो है वो 4 लाख के डिबेंचर और इशू करना चाहती है, और उससे वो समतांशों को बाजार से बाईबैक जो है वो करेगी। दूसरा है कि फर्म समतांशों के निर्गमन द्वारा 4 लाख के ऋण पत्रों का शोधन करती है। यानी फर्म को जो है ऋण पत्रों का शोधन करना है, उसके लिए वो इक्विटी शेयर्स इशू करके डिबेंचर्स का शोधन करे दूसरी स्थिति में तो, और पहली स्थिति में डिबेंचर्स का निर्गमन करके इक्विटी शेयर्स का बाईबैक करे। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा फर्म के समग्र लागत पर और उसकी फर्म की मूल्य के ऊपर। तो ये हम देखो कैसे इसमें निकालें। बेसिक बात इसमें समझने की ये है कि कंपनी की EBIT 2 लाख है, पूंजीकरण की दर 10% है, और 6 लाख रुपए के कंपनी के पास डिबेंचर से 8% वाले। तो पहले तो इस स्थिति में हम वैल्यू और ये ज्ञात करेंगे। तो वैल्यू का बताया था आपको S+D, तो पहले हम S निकालेंगे। उसके लिए हमें चाहिए अर्निंग्स। तो EBIT दे रखा है प्रश्न में 2 लाख रुपए। इस 2 लाख में से आप क्या करेंगे, फर्म के पास 6 लाख रुपए के 8% के डिबेंचर्स हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी, 48,000 ब्याज हो गया। ये ब्याज इसमें से हम घटा देंगे, तो ये आ गया 1,52,000। ठीक है, ये अपने पास अर्निंग्स आ गई जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल है, क्योंकि टैक्स का इसमें प्रोविजन है नहीं तो इसमें टैक्स और घटाते हैं, उसके बाद के जो लाभ होते हैं वो इक्विटी शेयर्स के लिए बचते हैं। लेकिन इसमें चूंकि इस अप्रोच की मान्यता ही आपको ऊपर बताई कि इसमें निगम करों को ध्यान में नहीं रखा गया है, तो ये अर्निंग्स जो है 1,52,000 की अर्निंग्स आ गई। अब कैपिटलाइजेशन की रेट क्या दे रखी है प्रश्न में, पूंजीकरण की दर दे रखी है 10%। तो 10% के हिसाब से इसका हम कैपिटलाइजेशन करेंगे।
तो ये जो 1,52,000 है, इसको 1,52,000 गुणा 100/10, या जो ऊपर सूत्र आपको बताया था E/KE, ये बताए थे ना 3 सूत्र आपको, E/KE, EBT/KE या EBIT माइनस I/K, कोई सा भी सूत्र ले सकते हैं। तो अर्निंग्स का इसमें हम KE का 10% से करेंगे तो ये वैल्यू आ गई 15,20,000। तो अर्निंग्स की वैल्यू तो आ गई 15,20,000। इक्विटी की जो वैल्यू है, जिसको हम S के नाम से जानते हैं, अब इसमें D की वैल्यू जोड़ देंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ D, यानी डेट की मार्केट वैल्यू और इक्विटी की मार्केट वैल्यू। तो इक्विटी की मार्केट वैल्यू तो 15,20,000 आ गई, और D कितना था, 6 लाख, वो 6 लाख ही है। तो टोटल फर्म की वैल्यू हो गई 21,20,000। तो ये तो एक आंसर आ गया, फर्म की वैल्यू ऑफ द फर्म, ये आ गई 21,20,000। अब दूसरी चीज लेनी है हमें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये है अर्निंग्स अपॉन वैल्यू ऑफ द फर्म। तो EBIT कितना था फर्म का, 2 लाख रुपए, ये दिया हुआ है 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए EBIT लेंगे, इसमें जो 21,20,000 ये आपने निकाला है, इस 21,20,000 का भाग देके 100 से गुणा करेंगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई 9.43%। तो कंपनी की जो एग्जिस्टिंग स्थिति है, जो एग्जिस्टिंग दिखा रखा है, इस एग्जिस्टिंग स्थिति के अंतर्गत कंपनी का मूल्य जो है वो तो आ गया आपके 21,20,000, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई 9.43। अब जो इसका दूसरा भाग है प्रश्न का, जिसमें ये दो चीज़ें पूछता है कि वैल्यू ऑफ द फर्म और कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे क्या प्रभाव पड़ेगा यदि हम चेंज करें। तो पहले में तो क्या दे रखा है ऑप्शन में कि 4 लाख के डिबेंचर इशू करके समतांशों को करें, यानी 4 लाख के डिबेंचर इशू करें, और दूसरे में 4 लाख के डिबेंचर के बजाय हम इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करें, तो इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए पहले हम डिबेंचर इशू करते हैं। डिबेंचर इशू करेंगे तो क्या होगा, EBIT तो वही 2 लाख है, और डिबेंचर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 6 लाख के तो पहले से थे, 4 लाख और हमने इशू कर दिए, तो कितने हो गए, 10 लाख। तो 10 लाख का 8% से हो गया आपके 80,000। तो ये घटाएंगे तो 1,20,000, इसका वही 10% से हम पूंजीकरण करेंगे तो ये हो गया 1,20,000 बटा 10%, तो 12 लाख। तो 12 लाख तो S इक्विटी की वैल्यू हो गई, और डिबेंचर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 लाख, क्योंकि 6 लाख तो पहले के थे और 4 लाख और हमने इशू कर दिए तो 10 लाख। तो वैल्यू कितनी हो गई, 22 लाख रुपए, फर्म की वैल्यू हो गई 22 लाख। अब इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे तो EBIT कितना था, 2 लाख अर्निंग्स, और वैल्यू कितनी है, 22 लाख, तो वही 2 लाख बटा 22 लाख गुणा 100, तो ये 9.09% इसमें KO आ गया, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो आ गया। अब आप डिफरेंस देख सकते हैं, देखिए पहले क्या था कि मूल्य तो आ रहा था 21,20,000, तो यदि आप डिवेंचर इशू करते हैं तो फर्म का मूल्य 21,20,000 से बढ़ के कितना हो गया, 22 लाख, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले 9.43 थी, वो घट के कितनी हो गई, 9.09 हो गई। तो यदि हम डिवेंचर इशू करते हैं तो इससे क्या होगा, फर्म का मूल्य भी बढ़ गया और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कम हो गई। अब हम दूसरी स्थिति लेते हैं, जो इसमें कहा कि यदि 4 लाख रुपए के समतांशों का निर्गमन किया जाए और ऋण पत्रों का शोधन करें, तो देखिए 4 लाख के यदि हम समतांशों का निर्गमन करेंगे तो अर्निंग्स तो हमारी वही 2 लाख है। अब इसमें से ब्याज कितना हो जाएगा, पहले 6 लाख के ऋण पत्र थे, 4 लाख के हमने इक्विटी कैपिटल इशू करके डिवेंचर्स का शोधन कर दिया, तो डिवेंचर कितने रह गए, 2 लाख रुपए के, तो 2 लाख का 8% से ब्याज हो गया 16,000। अब अर्निंग्स कितनी बचेगी, 184, इसका कैपिटलाइजेशन करो आप 10% से, तो 18,40,000, और डिवेंचर कितने हैं अब बचे, 2 लाख के डिवेंचर बच गए, तो 18 और 2 20,40,000 रुपये फर्म की वैल्यू आ गई, ठीक है। और अर्निंग्स 2 लाख है, इसमें वही 20,40,000 वैल्यू का भाग देंगे, 100 से गुणा करेंगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई 9.80। अब आपके सामने है, देख लीजिए, यदि आप डिवेंचर इशू करते हैं तो फर्म की वैल्यू जो है वो 21,20,000 से बढ़ कर के 22 लाख हो जाती है, और यदि आप इक्विटी कैपिटल इशू करते हैं तो फर्म की वैल्यू 20,40,000 हो जाती है, यानी घट जाती है। और इसी तरह कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप देखें, यदि आप इस वर्तमान में 9.43 है, यदि आप डिवेंचर इशू करेंगे तो फर्म की वैल्यू जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9.09% हो जाएगी, और यदि आप इक्विटी कैपिटल इशू करेंगे तो फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगी 9.8, यानी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी कंपनी अपनी पूंजी संरचना के अंतर्गत जो है वो ऋण पत्रों की वृद्धि करके
कंपनी की अपनी पूंजी लागत को कम कर सकती है और फर्म के मूल्य को बढ़ा सकती है। लेकिन हर चीज़ की लिमिट होती है। कोई चीज़ सस्ती मिलती है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके पीछे भागते रहें, क्योंकि उसके फिर बाद में लॉन्ग टर्म में नुकसान भी होते हैं। यदि आप ऋण पूंजी को बढ़ाते हैं तो कंपनी की इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो ब्याज का भुगतान कर सके। इतने लाभ कंपनी के पास होने चाहिए कि वो अपने लाभों का, अपने ब्याज का भुगतान कर सके। अन्यथा कंपनी के ब्याज का भार बहुत ज़्यादा जो है कंपनी पर बढ़ जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि शुद्ध आय सिद्धांत पूंजी संरचना में ऋणों की जो समग्र लागत है उसको, प्रभाव को स्पष्ट करता है और ये बताता है कि यदि आप पूंजी संरचना में ऋण पूंजी का उपयोग करते हैं तो ऐसी स्थिति में पूंजी की समग्र लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है और फर्म के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।